आज हम लोग जो है ओम्स लॉ पर बात करने वाले हैं। ओम्स लॉ में सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, फिर उसका स्केलर फॉर्म देखेंगे, फिर जानेंगे कि ओम्स लॉ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, यानी कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, क्या सही प्रोसेस होता है। फिर ओम्स लॉ का एक ग्राफ भी समझेंगे हम लोग, ठीक है, और जानेंगे कि कब ओम्स लॉ वगैरह जो है वैलिड है, कब नहीं है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं आज। इससे पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में, कि रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वो सब चीज़ पे चर्चा किए थे। क्या ठीक है, आज बात करते हैं ओम्स लॉ पर। तो ओम्स लॉ जो है इसका वेक्टर फॉर्म देखना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या देखना है भाई? वेक्टर फॉर्म इसका। ओम्स लॉ असल में यही है, इसी से डिराइव करके दूसरा लाया गया है। I इक्वल टू वी बाय आर, वी इज इक्वल टू क्या, वो सब चीज नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। यहां मेन यही पर है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म। करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी है ना, जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी बराबर होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है मेरा रियल ओम्स लॉ, और इसी को ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। यहां पर ये जो जे है ये मेरा क्या है? करंट डेंसिटी है ना, I बाई ए बोलते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? कंडक्टिविटी। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये क्या है भाई? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ना, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये असल हो गया क्या? ओम्स लॉ, ये वेक्टर फॉर्म में ही। अच्छा, उसके बाद इसका हम लोग अगर स्केलर फॉर्म देखेंगे तो स्केलर फॉर्म तो जानते हैं I इक्वल टू वी बाय आर ना, लेकिन अगर इस वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म किस तरीके से पहुंचेंगे हम लोग स्केलर फॉर्म में, ये देखो आप, ये सिखा देते हैं। स्केलर फॉर्म देखते हैं, स्केलर फॉर्म। और ये स्केलर फॉर्म जो है हम लोग अभी बनाएंगे, ये किसके मदद से बनाने वाले हैं? वेक्टर फॉर्म के मदद से ना। अच्छा, देखा जाए कैसे। तो सबसे पहले एक बात देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है ना। इसका एक काम पड़ेगा आपको, देखो जरा सा। इसी वेक्टर फॉर्म से हम लोग स्केलर फॉर्म तक पहुंच जाते हैं, I इक्वल टू वी बाय आर तक। देखो कैसे पहुंचेंगे। कभी अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म जो है वो पता कीजिए वेक्टर फॉर्म के मदद से, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे। स्केलर फॉर्म with help of वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म जो है उसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं? इस ये जो वेक्टर फॉर्म है ना ओम्स लॉ का, इसके मदद से हम लोग ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म अभी पता करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जरा सा कैसे पता करते हैं। ये मान लो इतना सा वायर है, इसी वायर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ये वायर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं एक बैटरी से। क्या चीज से कनेक्ट कर दिए? एक बैटरी से। तो यहाँ का वोल्टेज भी, यहाँ का वोल्टेज क्या? 0। इस तरीके से बैटरी में इसी तरीके से दिखलाया जाता है। हम लोग आगे बैटरी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी, ये क्या हो गया? 0। इस तरीके से वोल्टेज है, यहाँ का भी है, यहाँ का 0 है। हम लोग वायर का सिर्फ इतना सही पोर्शन पर फोकस कर रहे हैं और इसी पर सारा का सारा काम करेंगे, ठीक है। इतना सा जूम करके देख लिए वायर को। वायर में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा इस तरीके से अंदर की ओर, अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ए डिनोट कर दिए। अच्छा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं यहां से यहां तक की ओर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये वाला क्या है मेरा? नेगेटिव टर्मिनल भी कह सकते हैं इसको। ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, तो एक रिलेशन हम लोग को पता है। यहां से यहां तक जो वायर का लेंथ है वो लेंथ है L, ठीक। तो हम लोग एक बात जानते हैं, वी नो दैट
कहाँ से जानते हैं, एक बात सुनो, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन होता है। अगर आपने ये पढ़ लिया है पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में तब तो ठीक है, नहीं तो उसको देखना होगा आपको, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। देखा जाए, हम लोग क्या कहते हैं, एक बात जानते हैं, डेल्टा भी यानी चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस क्या कहते हैं ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा होता है, या ई डेल्टा आर कॉस थीटा होता है, ठीक है। एक ही बात है। ये क्या है भाई, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, और ये तो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है भाई, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरा क्या है, एंगल, किसके किसके बीच का, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या कहते हैं इधर है और अगर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग इधर ही करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो देखो आप जरा सा क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चल करके इधर गया, ठीक है, हम लोग भी अपना डिस्प्लेसमेंट उधर ही करते हैं। हम लोग इसी रिलेशन के मदद से सीखा जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में आप मूव करोगे तो पोटेंशियल सब घटता है। चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, चलना शुरू किए, इधर ही डिस्प्लेस किए, करते करते यहाँ पहुँच गए। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल, और ये कैसा पॉइंट है मेरा, फाइनल पॉइंट है। यहाँ से चल करके कहाँ, यहाँ पहुँच गए। तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल वो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल और माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन का हमको काम है, तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे। बराबर माइनस ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना डिस्टेंस हम लोगों ने चला, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आए, तो ये जितना वायर का लेंथ है L उतना ही चले ना भाई, तो ये L हो गया। अब रही बात कॉस थीटा में थीटा की, तो थीटा यानी एंगल, कितना एंगल है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और हम लोग चल भी किधर रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया कितना, 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो जरा साहब, तो ये फाइनल पोटेंशियल, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचे, यहाँ का पोटेंशियल बैटरी की वजह से ये वाला टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का ये 0 हो गया और यहाँ का क्या भी, इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल को लिखते हैं बैटरी के कंडीशन में। तो यहाँ का 0, यहाँ का क्या है भी, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे, यहाँ फाइनल है, यहाँ का पोटेंशियल 0 माइनस इनिशियली यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया भी, अच्छा बराबर माइनस ई इंटू एल। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कहानी क्लोज उसका, तो माइनस भी इज इक्वल टू माइनस ई एल, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो भी बराबर क्या लिख सकते हैं ई एल। अच्छा देयरफॉर ई इज इक्वल टू भी बाय एल लिख सकते हैं कि नहीं, इसी ई इज इक्वल टू भी बाय एल का हम लोगों को काम है, इसी ई इज इक्वल टू भी बाय एल का हम लोगों को अभी काम है। देखा जाए जरा सा, हम लोग ऐसे भी जानते थे कि पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ऐसे भी होता है, या ई इज इक्वल टू भी बाय क्या लेंथ आर भी कर सकते हैं। ऐसा ही चीज़ हम लोग एक बार कैपेसिटर में कैपेसिटेंस निकालते समय पोटेंशियल डिफरेंस पता किए थे, तो भी इज इक्वल टू क्या ई डी आया था, याद होगा ना, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या डिस्टेंस बराबर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। खैर चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग जरा सा। तो नाउ देखो तो जरा सा क्या है एक चीज़ अपने पास कि करंट डेंसिटी बराबर कंडक्टिविटी या इंटू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग स्केलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए, वेक्टर का साइन हटा दिए, ठीक है, हम लोग स्केलर फॉर्म को यहाँ पर पता करने वाले हैं। तो जैसे साइन हटा दिए हैं तो चलो ठीक है, साइन हटा दिए। अब ये करंट डेंसिटी जे की बात करें स्केलर फॉर्म में, करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया I बाय ए। अच्छा ये कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी को तुम लिख सकते हो
1 बाय क्या, रेसिस्टिविटी लिख सकते हो। कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हो भाई, 1 बाय रेसिस्टिविटी लिख सकते हो कि नहीं, याद होगा कंडक्टिविटी बराबर 1 बाय रेसिस्टिविटी, या फिर रेसिस्टिविटी बराबर क्या होते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है 1 बाय रेसिस्टिविटी, या फिर रेसिस्टिविटी बराबर 1 बाय कंडक्टिविटी, दोनों हो सकता है। ठीक, यहाँ तक कर लिए। अच्छा, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाय एल, क्या लिख सकते हैं, V बाय एल ना, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय एल, एंड E बराबर क्या है, V बाय एल, तो E बराबर V बाय एल। यहाँ तक हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ देखो आप, यहाँ से देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर लेकर के चले आए तो रो इंटू एल बाय, रो इंटू एल इधर आ गया A, और इधर जो I है इसको इधर कर देते हैं, इधर क्या बचा, V बाय I को उधर लेकर के चले गए तो V के डिवाइड में क्या हो गया I, और रो इंटू एल को क्या किए, इधर लेकर के आ गए। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ के बाद देखो आप, और हम क्या बोलते हैं यहाँ ऐसे कर देते हैं सॉल्यूशन। देखो आप, तो रो इंटू एल बाय ए आपको याद है, रो इंटू एल बाय ए, रो एल इधर आ गया है, डिवाइड में ए है ही, आई इधर चला गया। ठीक है, तो रो इंटू एल बाय ए ये मेरा होता है क्या, रेसिस्टेंस, ये हम लोग को मालूम है ना, रेसिस्टेंस बराबर V बाय क्या, आई, देयरफॉर आई को इधर करो, V को इधर करो, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय आर। ये मेरा है कि नहीं ओम्स लॉ, यहाँ पे ध्यान रखना, हेयर क्या बोलते हैं हम लोग, R बराबर जानते हैं, रो इंटू एल बाय क्या होता है, ए, रो इंटू एल बाय, यहाँ पे रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या फिर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, और क्या बोलते हैं क्या, वायर, एल हो गया बराबर क्या, लेंथ ऑफ वायर, ए हो गया क्या मेरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक है, और रो मेरा क्या है, रेसिस्टिविटी ना, तो ये है मेरा क्या, I इज इक्वल टू V बाय आर। ये मेरा क्या, कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। देखो आप, करंट भी स्केलर, वोल्टेज भी स्केलर, वोल्टेज यानी पोटेंशियल भी स्केलर, और रेसिस्टेंस भी मेरा क्या है, स्केलर, इसलिए ये मेरा क्या कहलाता है, स्केलर फॉर्म कहलाता है ना। क्या कहते हैं, यही मेरा क्या है, स्केलर फॉर्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू V बाय आर के बारे में, कि दिस इज स्केलर फॉर्म, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, चलो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, इसके बाद स्केलर फॉर्म, यहाँ से एक लाइन से यहाँ तक आपको लिखना है, फिर यहाँ के जस्ट बाद आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू कर देना। तो ये इस तरीके से हम लोग जाने कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, फिर स्केलर फॉर्म हम लोग अभी निकाल करके देखे। क्या किए, वेक्टर फॉर्म के मदद से ही स्केलर फॉर्म निकाले। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एक तरीके से। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसको किस तरीके से, I इज इक्वल टू V बाय आर, यही ना ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, असल में ये था, खैर उससे यही बन गया और यही पॉपुलर हो गया ज़्यादा। तो ये जो है ना मेरा, इसी को हमको यूज़ करना है अभी। ठीक है, यही ज़्यादातर यूज़ में आता है, तो इसको हम दिखलाते हैं कि किस तरीके से यूज़ करना होता है। ये R तो मेरा रेसिस्टेंस है, I करंट है, और V क्या है, वोल्टेज, यानी कि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज का डिफरेंस है ना जी, यहाँ का V माइनस 0 है ना, ऐसे भी कह सकते हैं आप, पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, चेंज इन पोटेंशियल है ना। इसको दिखाते हैं हम किस तरीके से सर्किट में यूज करना है आपको I इज इक्वल टू V बाय आर को, ये देख लो आप। अब हम लोग जो है ये जानेंगे कि किस तरीके से ओम्स लॉ को अप्लाई करना है सर्किट में, इसके गहराई को आप समझो। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। देखा जाए जरा सा, जैसे कि अगर ये एक वायर है, छोटा सा वायर में ये एक हल्का सा क्या लगा हुआ है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का को यहाँ R से डिनोट कर दिए हैं, R इसका रेसिस्टेंस है, करंट I यहाँ चल रहा है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना
कि जो करंट है ना, करंट कभी भी अगर फ्लो करेगा, करंट कभी भी अगर फ्लो करेगा तो आप इतना हमेशा याद रखना, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। किधर से किधर जाता है? हाई वोल्टेज। तो कहां का वोल्टेज ज्यादा होगा? ए का वोल्टेज हाई होगा, बी का वोल्टेज लो होगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं? लो वोल्टेज लिख सकते हैं कि नहीं? और यहां पर क्या लिखेंगे भाई? यहां पर हमको लिखना पड़ेगा हाई वोल्टेज। क्या लिखना पड़ेगा? हाई वोल्टेज। ठीक है। एक बात आप जानते हो अच्छे तरीके से कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्यों हम ऐसा बोले कि करंट हाई से लो क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बात कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है लो से हाई की तरफ जाने का। इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है? लो से हाई की तरफ जाने का। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा। और भी हम एक बात जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में करंट लेना पड़ता है। यानी कि करंट इधर जा रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ, तो करंट किधर? हाई से लो की तरफ। तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो करंट है अपना, वो बेचारा किधर से किधर जाएगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। जैसे कि पानी, करंट बराबर पानी। करंट को वाटर से आप कंपेयर करो, आपका बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा आपको। ठीक है। हाई लेवल यानी कि हाई वोल्टेज, लो लेवल यानी पानी का लो लेवल यानी कि लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ वाटर फ्लो करता है यानी कि करंट फ्लो करता है। ठीक है, चलो ये सब चीज ध्यान में रखना। यहां पर अगर हम लोग जो लिखते हैं फॉर्मूला I इक्वल टू, फट से लिख देते हैं I इक्वल टू V बाय R, तो आपको पता भी है कि V क्या चीज है। यहां पे देखो करंट तो ठीक है अपना, लेकिन जो बेचारा ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज होता है क्या कि ये जो रेसिस्टेंस है ना, इस रेसिस्टेंस के दोनों तरफ पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज का क्या अंतर है, उसी को हम लोग यहां पर V से डिनोट करते हैं। ये V है, ये मेरा होता क्या है एक्चुअल में? वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस आर डिवाइडेड बाय क्या? R। वोल्टेज डिफरेंस बोलो या फिर क्या बोलो? पोटेंशियल ड्रॉप बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर बोलो, या क्या कहते हैं पोटेंशियल गैप बोलो, ये सब चीज बोला जाता है इसको। I इक्वल टू यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस यानी कि V, ये मेरा होगा क्या? तो हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज घटाओ, आपको अंतर पता चलेगा कि नहीं कि यहाँ रेसिस्टेंस के दोनों तरफ क्या अंतर है वोल्टेज का, उसी को लिखना होता है इस फॉर्मूला में V में। आप एक बात को गहराई से समझ लो। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? वोल्टेज ऑफ A माइनस वोल्टेज ऑफ B और डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? R। ये हमको देगा क्या? रियल ओम्स लॉ ना। तो यहाँ पे I इक्वल टू हमको क्या करना है? V बाय R करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आप हम एक काम करते हैं, सारा चीज को लिख देते हैं। हेयर क्या बोलते हैं, ये बहुत काम का चीज है। V जो है उसको क्या बोलोगे आप? एक तो नाम दे सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, अक्रॉस रेसिस्टर। ये रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप यानी पोटेंशियल का अंतर, वो चीज भी कहलाता है ये। और वोल्टेज डिफरेंस तो कहला गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग इसको क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस ही लेना है हम लोग को, ये बात ध्यान रखना। एक और एग्जांपल इसका हम दिखला देते, बहुत बारीकी से इसको सावधानी से देखने की जरूरत है, नहीं तो गड़बड़ा जाता है खेल। ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पर एक सर्किट हो गया, हाँ बैटरी से जोड़ देते हैं ना। अच्छा, गर्मी का मौसम है अभी बहुत। चलो ये रेसिस्टेंस हो गया, ये बैटरी है। बैटरी अमूमन देखते होगे 12 वोल्ट का बैटरी सुने होगे कभी कभी ना। तो ये इतना तरीके का है। रेसिस्टेंस है मान लो क्या कहते हैं 4 ओम रेसिस्टेंस है। सर्किट में जो करंट दौड़ेगा वो कितना दौड़ेगा? तो सर्किट में जो करंट दौड़ेगा वो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू V बाय R। तो आप एक बात ध्यान रखो एक बात कि जब भी ये बैटरी है ना 12 वोल्ट का बैटरी, 3.5 वोल्ट का बैटरी, ये सब सुने होंगे। तो इसका जो वोल्टेज है ना, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर ये V बराबर इतना, इसको V और इसको 0 समझा जाता है। इसको V लेना है और इसको क्या लेना है? 0।
तो यानी कि यहाँ पर का जब तक यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है तब तक हर जगह का वोल्टेज सेम। तो यहाँ का भी, तो यहाँ का वोल्टेज भी, और इधर 0 लेना होता है, तो इधर का वोल्टेज क्या लेना है, 0। तो अब आप एक बात बताओ, वोल्टेज का जो डिफरेंस है V माइनस 0 करोगे आप, I इक्वल टू V माइनस 0 करोगे आप, तो आपको फिर से तो वही आ जाएगा V बाय R। तो जब बैटरी कनेक्टेड हो ना तो सीधा आप वही काम करना। जब बैटरी कनेक्टेड हो तो सीधा कोई दिक्कत नहीं है, जितना बैटरी लगा हुआ है उतना ही वोल्टेज इसको मिल रहा है, सीधा सीधी। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा है आपने ना, उसमें एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बताए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो यहाँ पर भी देखो पैरेलल जैसा है, तो इसका जो वोल्टेज उसी इसका भी वोल्टेज, ऐसे भी सोच सकते हो। सोचने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि इसका 12 वोल्ट का बैटरी है तो V0 डिनोट करना है, और इसका भी है यहाँ का क्या, छोटा वाला टर्मिनल 0, पोटेंशियल का डिफरेंस करोगे V माइनस 0 यानी V ही रहेगा, तो V बाय R। या फिर बहुत लोग तो सिंपली भी ऐसे लगा देते, अरे यहाँ पे करंट पता करना है, कोई बात नहीं है, करंट हमको पता करना है, देखो हम पता कर दिया, I इतना हो गया। वोल्टेज, अरे वोल्टेज इसको कितना मिल रहा है बैटरी के द्वारा, 12 वोल्ट। अब रेसिस्टेंस कितना है, 4, डायरेक्ट कर दिए, आंसर आ गया I इक्वल टू क्या, 3 एम्पियर। बोलो, ऐसे भी लोग को करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे सोचना चाहे तो सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो खैर अपने सुविधा के अनुसार जैसे है, यहाँ तो सिंपल सर्किट था तो कोई बात नहीं, I इक्वल टू V बाय R, आग बंद करके लिख दिए, काम हो गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा, आगे हम लोग को पढ़ना है, किरचॉफ्स का लूप रूल वगैरह है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ सब आएगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट सब है, तो वहाँ पर आप जानते हो बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा आपको अपनाना पड़ेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला फंडा आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल को लिखेंगे V के जगह पर, और उसके बाद यहाँ I यहाँ R, तो V बराबर IR लिखेंगे। हम लोग को एक फार्मूला जो है क्या कहते हैं, एक बात आप ये भी नोट कर लो, ये हम लोग को बहुत आगे चल करके भविष्य में यूज़ करना है। V इक्वल टू IR होता कि नहीं, हाँ, R इधर भेज देंगे तो IR हो जाएगा। तो जानते हो VA माइनस VB बराबर IR, बहुत यूज़ करेंगे हम लोग, बहुत। अगर क्या कहते हैं एंड ये VBI बात, मोस्ट एकदम VBI एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आगे चल के आपको भविष्य में काम देगा। हम तो खैर क्या कहते हैं जहाँ पे काम आने वाला होता है वहाँ पे हम पहले ही दिमाग लगा के बता देते हैं। अगर VA माइनस VB घटाओगे IR, VA यानी ज़्यादा है, VB यानी क्या है, कम है, ज़्यादा में से कम घटा है, IR। ठीक लिखे हो तुम, ठीक लिखे हो तुम, ये इधर गया सही। अगर कोई गलती से ऐसा कर दे, कहीं पे गलती से लिख दे इसी को VB माइनस VA, तब क्या दोगे तुम, IR ही लिखोगे कि माइनस IR लिखोगे, बताओ तो। माइनस IR लिखना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, VB में से VA घटाओगे, तो VB में से VA अगर घटा दिए, इसको ऐसे लिखोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लिख दिया गलती से VB माइनस VA, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस IR लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि VB मतलब लो वोल्टेज, VA मतलब हाई वोल्टेज, लो में से हाई घटा रहा है बेचारा, लो में से हाई घटा रहा है बेचारा, तो निगेटिव है ना रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जैसे कि 10 में से 7 घटाता तब तो ठीक था, 3 आता, लेकिन अगर 7 में से 10 घटाएगा तो -3 आ जाएगा ना, क्या। तो ये सब बहुत तरह का चीज़ होता है, छोटा छोटा चीज़, इस पर लोग ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं जो ध्यान, उसको आगे चल करके भविष्य में दिक्कत हो जाता है। तो खैर जहाँ पर यूज़ होने वाला होगा ना, हम उससे पहले एक बार फिर से इस चीज़ को एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे, कुछ VBI पॉइंट हम बताएंगे, किरचॉफ्स का लूप रूल आगे चल करके आने वाला है, उसको पढ़ाने से जस्ट पहले हम ये सब चीज़ को एक बार बहुत अच्छे से बारीकी से एक बार समझा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करा के, उसके बाद किरचॉफ्स का लूप रूल स्टार्ट करते हैं। यही मेरा करने का तरीका है, जिससे कि क्या कहते हैं बच्चे लोग को समझने में आगे दिक्कत नहीं होता है। चलो ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। हम लोग अब बस एक ग्राफ देख लेते हैं ओम्स लॉ का, और छोटा सा बात और कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में लास्ट। अब हम लोग जो है ग्राफ देख लेने वाले हैं ओम्स लॉ का। एक बात देख लो आप जरा सा, क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है सिंस I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं, R को इधर भेज दे अगर, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय क्या I, R इक्वल टू V बाय I। तो V वर्सेस I का ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, वोल्टेज और क्या है करंट, ये क्या है करंट, ये क्या है वोल्टेज, और ये R मेरा क्या है, इस तरीके से ये रेसिस्टेंस है।
तो ये रेसिस्टेंस का ग्राफ आपको इस तरीके से देखना होगा। देखो जरा सा कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन, ये मेरा ये क्या चीज़ को बतला रहा है, आर यानी रेसिस्टेंस को बतला रहा है। ये कहने का मतलब ये हुआ, देखो तो वोल्टेज और करंट का अगर ग्राफ रहे, ग्राफ खींचे, तो उसका जो स्लोप होगा ना, वोल्टेज करंट ग्राफ का, ये ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि ये ढलान, और ढलान यानी कि क्या है, ये अगर थीटा है तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस जो है वो किसको कहेंगे, स्लोप ऑफ वी आई यानी कि वोल्टेज करंट ग्राफ। रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ। इस वोल्टेज और करंट का जो ये जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप का मतलब होता है ढलान। हम लोग इस तरीके का चीज़ चार्ज टाइम, करंट टाइम, ये सब चार्ज टाइम ग्राफ में कर चुके हैं ये सब, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और यही चीज़ स्लोप मेरा होता क्या है भाई, तो स्लोप होता है टेन थीटा। स्लोप किसको कहते हैं, टेन थीटा को कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि वोल्टेज और करंट का अगर ग्राफ दिया रहे और उसका अगर आप स्लोप निकालोगे यानी कि ढलान निकालोगे, जो यानी कि टेन थीटा निकालोगे, तो वो हमको क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। और स्लोप के बारे में हम लोग स्लोप से रिलेटेड चार्ज और टाइम का ग्राफ वगैरह पे चर्चा किए हुए हैं पहले भी ना। तो आप यहाँ पर अगर चीज़ देखो, अगर क्या कहते हैं, एक और एग्जाम्पल भी दिखला देते हैं आपको, जैसे कि क्या कहते हैं, करंट है आई, वोल्टेज है भी, और क्या कहते हैं ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं करंट जो है वो करंट मेरा क्या कहते हैं अभी अभी तुरंत हम लोग सॉल्व किए थे, ये जैसे यहाँ पर 3 है, और क्या कहते हैं ये जो वोल्टेज है वो मेरा क्या है 12 वोल्ट है वोल्टेज, और यहाँ पर 3 एम्पियर करंट होने पर वोल्टेज मेरा क्या है 12 वोल्ट, सॉरी यानी कि 12 वोल्ट वोल्टेज होने पे करंट मेरा कितना सर्किट में दौड़ रहा है 3 एम्पियर का। तो क्या कहते हैं यहाँ पर एक बात हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें अगर, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा, ये अगर थीटा है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि P बाई बी परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 बाय क्या बेस, परपेंडिकुलर यानी कि क्या भी, बाय बेस यानी कि क्या आई। वही बात कह सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि क्या, थीटा के सामने वाला P होता है, P यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या हो सकता है 12, बाय बेस यानी कि क्या है मेरा 3। ऐसे भी करोगे तब भी वही बात है, 4 ओम रेसिस्टेंस। और हम अभी तुरंत हम लोग किए थे तो 4 ओम रेसिस्टेंस ही था उसका ना, करंट 3 था, 12 वोल्ट का बैटरी। वही चीज़ है, आप ध्यान रखना, सिंपल सा चीज़ है स्लोप वाला कहानी, जैसा कि आप चार्ज टाइम इक्वेशन में आप लोग कर चुके हो, ठीक है। एक और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि क्या बोलते हैं आपको इस तरीके से कोई एक मान लो एक अच्छा सा हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं आपको ध्यान में रखना। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं आपको एक ग्राफ खींच दिया, ठीक है, स्लोप ऑफ इतना क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विथ क्या, विथ करंट एक्सिस, करंट एक्सिस के साथ ही आपको स्लोप देखना है, टेन थीटा निकालना है, लेकिन इसमें थीटा जो है एंगल किसके, ग्राफ और करंट के बीच का एंगल होना चाहिए ना, ये बात ध्यान रखना। थीटा के बारे में क्या लिखेंगे कि क्या बोलते हैं, थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, हेयर अच्छे से लिख लेना इसको कि हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ग्राफ एंड करंट एक्सिस। ग्राफ और थीटा जो है एंगल बिटवीन क्या है, ग्राफ एंड करंट एक्सिस। ग्राफ और करंट एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसी को थीटा लेना है, और तभी हमको स्लोप वगैरह कैलकुलेट करना है। सवाल में देखो इस तरीके से दिया रहता है, कभी कभी वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, और क्या किया गया, एक ये ग्राफ खींचा गया, ये R1 रेसिस्टेंस का है, और एक ये ग्राफ खींचा गया, ठीक है, ये R2 रेसिस्टेंस का है। तो बताया जाए यहाँ पर कि कौन ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है या R2 ज़्यादा है। तो कैसे दिमाग लगाओगे आप, R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है, कौन सा रेसिस्टेंस ज़्यादा है। वोल्टेज और करंट ग्राफ अगर दिया रहे, 2 ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, तो कौन सा बता रहा है ज़्यादा, सोचो आप ज़रा सा, तब तक हम भी दिमाग लगाते हैं। तो देखो ज़रा सा आप ऐसे सोच सकते हो कि हमको स्लोप देखना है ना, स्लोप कम यानी रेसिस्टेंस कम,
स्लोप ज़्यादा, करंट और वोल्टेज ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमको रेसिस्टेंस देता है। तो स्लोप कम तो रेसिस्टेंस भी कम, यानी स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा। टेन थीटा में हम लोग जानते हैं अगर थीटा का मान कम होता है तो टेन थीटा का मान कम होने से टेन थीटा का मान भी कम होता है। जैसे देखते होगे टेन 45 का मान 1, 10 क्या बोलते हैं, अगर 0 डिग्री का मान देखोगे तो क्या होता है 0। अगर एंगल को कम करेंगे तो टेन थीटा का मान कम होगा, यानी स्लोप कम होगा, यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा। तो एंगल किसके साथ देखना है हमको, ये वोल्टेज वाले के साथ थोड़ी देखना है। वोल्टेज के साथ देखोगे तो ये देखोगे कि आप एंगल कम है और इसका एंगल ज़्यादा है वोल्टेज के साथ, तो आप इसको मार दोगे कि ये। लेकिन फंडा यहाँ पे हमको जो एंगल देखना है वो किसके साथ देखना है भाई, करंट के साथ देखना है ना, करंट के साथ ना। आई और भी का जो अगर ग्राफ है उसमें हमको ये थीटा किसके साथ देखना है, करंट के साथ ना, करंट के साथ ना। देखो ये पलटा किस तरीके से पलट दिया है ताकि लोग फंस जाए। तो यहाँ पर हमको ये क्या एंगल बन रहा है, थीटा 2, और करंट के साथ इसका कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा 1। और बड़ा कौन है दोनों में से, थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है, थीटा 1 ज़्यादा है थीटा 2 से। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा 1 इज मोर देन क्या, tan थीटा 2। देयरफॉर tan थीटा 1 यानी कि ये इस R1 वाला जो है उसका रेसिस्टेंस भी हमको ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके लिए जो स्लोप बन रहा है वो ज़्यादा है। करंट के ही साथ हमको स्लोप देखना पड़ता है, स्लोप यानी कि tan थीटा। इस ग्राफ को अगर आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, ऐसा करना है तो आपको इस तरीके से ग्राफ को ऐसे उठा करके आपको ग्राफ को ऐसे करके बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये ना इस तरीके से है और इस तरीके से है, ये ऐसे करके ग्राफ है ना, ये करंट हो गया ना, ये वोल्टेज हो गया ना, इसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा ना, इधर वोल्टेज इधर क्या करंट। तो करंट के साथ झुका हुआ कौन है ज़्यादा, R2, तो स्लोप कम, R1 ज़्यादा है ना। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देयरफॉर लिख सकते हैं R1 इज़ मोर देन क्या, R2। तो रेसिस्टेंस कौन सा मेरा ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है। तो इस तरीके से सवाल आपको फंसाने का कोशिश करेगा। ये ग्राफ का फोटो को इस तरीके से आपको पलट देगा, ऐसे करके नहीं दे करके। ग्राफ मैक्सिमम ऐसा ही देता है बोर्ड एग्जाम वगैरह में, हम देखे हैं ये चीज़ तो। ठीक है, इसीलिए चल अब एक बात और जाते जाते आप ये भी समझ लो कि ओम्स लॉ जो है कभी भी वैलिड है। एक बात ध्यान रखना, एक लिमिटेशंस में ही आ जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट रेसिस्टेंस और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉरी, छोड़ो, टेम्परेचर। ठीक है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट रेसिस्टेंस और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस भी इंपॉर्टेंट बात को आप लिख सकते हो कि ओम्स लॉ कभी भी जो I इज इक्वल टू V/R है वो वैलिड होता है कांस्टेंट रेसिस्टेंस के लिए। यानी कि यहाँ जो रेसिस्टेंस का आप देख रहे हो, वोल्टेज और करंट का ये जो ग्राफ खींचे हैं हम, देख रहे हो ये ग्राफ ऐसे करके, ये स्लोप मेरा ढलान जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ध्यान रखना आप एक बात, जब भी कांस्टेंट रेसिस्टेंस रहे, यानी रेसिस्टेंस आपका बदलना नहीं चाहिए बार बार, तभी ओम्स लॉ वैलिड है, ओम्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बहुत जगह पर ये इसके बारे में क्या बोलते हैं फेल वगैरह भी हो जाता है। कुछ लिमिटेशंस है ओम्स लॉ का, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको बस इतना ही लिख लो आप कि जब भी वेरिएबल रेसिस्टेंस हो, यानी कि अगर ओम्स लॉ वैलिड जो है वो सिर्फ किसके लिए है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस के लिए, या फिर यूँ कहो आप कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही ओम्स लॉ वैलिड है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से रेसिस्टेंस भी घटता है। अगर मान लो कहीं क्या बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, रेसिस्टेंस वेरिएबल है, तो वहाँ पे ओम्स लॉ ठीक से काम नहीं करेगा और वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो खैर ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में जानेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ समझ में आया होगा। क्या बोलते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक वगैरह से यानी कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह को आप थोड़ा बहुत चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चलो ठीक है, अब बस मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास।